Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, आज हम क्लास 10th का सेक्शन डी जो एग्ज़ाम में आता है, जिसके अंदर 6 मार्क्स के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं, अपन आज से उन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे। 30 जून को जो तुम्हारा पेपर है उसके लिए सारे क्वेश्चंस आईएमपी रहेंगे। तो उसके अंदर सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के, जो तुमको 30 मार्क्स स्कोर कराएंगे। तो अपन उससे रिगार्डिंग आज पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मीन एंड मोड। क्वेश्चन बोला है कि मीन लेना है एंड मोड करना है। मीन के अंदर अपने सिलेबस का 3 मेथड है, तो 3 मेथडों के अंदर से अपन को कुछ भी नहीं बताया कि आपको कौन सा मेथड काम में लेना, तो हम जो हमारी मर्जी हो वो ले सकते हैं। मैं सिंपल मीन से कराऊंगा क्वेश्चन। और मोड लेना है। क्लास दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 4, 7, 13, 9 एंड 3। फ्रीक्वेंसी कैसे पता पड़ा? कुछ बढ़ती हुई है, कुछ घटती हुई है। अगर कंटिन्यू बढ़ती हुई होती है तो CF होती है, F नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अपन ने एक टेबल बना ली। सबसे पहले हम कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ मीन। सबसे पहले हम मीन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 0 से 10 फ्रीक्वेंसी दी हुई है अपन को 4, फिर 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी है 7, फिर 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी है 13, 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी है 9 और 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी है 3। अब हमको इसके लिए बीच में, अब हमको x नहीं गिवन है तो x निकालना पड़ेगा। x निकालने का देखो, इन दोनों के बीच का नंबर आएगा, तो बीच का नंबर 0 से 10 के बीच का क्या नंबर हो गया? 5। अब 10 का गैप है सब में, तो इसमें 10 जोड़ते हुए चलो, ये आ गया 15, इसमें 10 जोड़ा तो ये आ गया 25, इसमें जोड़ा तो आ गया 35, इसमें जोड़ा तो आ गया 45। ये आ गया हमारा x। अब हमको क्या करना है? f इंटू एक्स करना है। क्या करना है? f इंटू एक्स। जैसे 4 इंटू 5 करा तो हमको 20 मिला, 7 इंटू 15 करा तो हमको 105 मिला, 13 इंटू 25 करा तो हमको 325 मिला, 9 इंटू 35 करा तो हमको 315 मिला। और 45 इंटू 3 करा तो हमको 135 मिला। अब हमको क्या करना है? अब हमको इसकी टोटल करनी है। टोटल हम करेंगे तो 11, 9, 20, 23, 26, 36। फ्रीक्वेंसी की टोटल कितनी आ गई हमारी? 36। अब हमको fx की टोटल चाहिए, तो fx की टोटल में 20 प्लस 105 प्लस 325 प्लस 315 प्लस 135 करा तो हमको इसकी टोटल मिल गई सिग्मा fx की कितनी? 900। अब मीन निकालना ना, तो मीन निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला काम में लेंगे x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। मीन निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला काम में लेंगे वो है हमारा सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। नाउ x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx की टोटल हमारी कितनी है? 900 है, तो हमने 900 लिख दिया। सिग्मा f की टोटल हमारे सामने कितनी है? 36 है, तो हमने 36 लिख दिया। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे
तो ये कितनी टाइम गया, 9 की टेबल में 9 4 ज़ा 4 की टेबल में कितनी टाइम जाएगा, तो हमारा जो मीन है वो कितना आया 25। अब हमको मोड भी बोला क्वेश्चन में निकालने को, तो मीन के साथ साथ ही हम मोड भी निकाल देते हैं। मोड के लिए देखो हमको सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, फ्रीक्वेंसी। तो चलो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, ये आ गए हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 13। तो 13 के ऊपर और नीचे की फ्रीक्वेंसी को कवर करते हुए हमको एक हैमर बनाना है। ठीक है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसको हमको F1 नाम देना है, उसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा और उसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। ठीक है, अब मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड को हम Z से डिनोट करेंगे, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। आई का मतलब हो गया इंटरवल और एल का मतलब हो गया लोअर लिमिट। ठीक है, तो एल कितना है हमारे पास में, लोअर लिमिट कितनी है 20, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20 प्लस F1 कितना है हमारे पास में 13, तो हमने 13 लिख दिया। F0 कितना है 7, तो 7 लिख दिया। फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम और कुछ नहीं है। -7 माइनस 9 इंटू इंटरवल यानी 10 का गैप है, तो हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। सॉल्व करो, 20 प्लस 13 माइनस 7 कितना बचता है 6 डिवाइडेड बाय 13 टू ज़ा 26 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और 9 कितने होते हैं 16 इंटू में 10, 26 में 16 गए 10 बचे इंटू में 10, ये 10 से 10 कैंसिल कर दिया, तो 20 प्लस 6 26 हमारा आंसर हो गया। कोई डाउट? वापस एक बार बता देता हूँ, मोड के अंदर हमको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। ठीक है, तो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F1 थी जो 13 ली हमने, उसके ऊपर और नीचे से हमको लेते हुए एक हैमर टाइप का टी या टी शेप का हमको कुछ क्रिएट करना है, जिसके अंदर ऊपर वाला F0 नीचे वाला F2 होएगा। सिंपल फार्मूले में पुटअप करा और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल मेड एट द पॉइंट ऑफ रिमेनिंग सर्कल। देखो, हमको एक सर्कल बनाना है, जिसके वहाँ पे एक सेंटर पे एक आर्क है, वो जो है वो ट्वाइस है सर्कल के दूसरे किसी भी पार्ट पे जो एंगल बन रहा है उससे। यानी कहने का मतलब है अगर ये एंगल 50 है तो ये एंगल 100 होगा। ठीक है, ए ओ बी सी, गिवन क्या हमको, O is the center of circle। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमको, जो बीच में आर्क होगा वो डबल होगा, तो एंगल ए ओ बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल, एक हम एंगल यहाँ मान रहे हैं, एक हम एंगल यहाँ मान रहे हैं और एक हम एंगल यहाँ मान रहे हैं, तो बीच वाला जो एंगल है वो डबल होगा कोई से भी दूसरे सर्कल के सेम आर्क से बनने वाले सर्कल के दूसरे रिमेनिंग पार्ट का, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी।
कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेगा, join C2O and produced it further, यानी थोड़ी आगे तक लेके हमको जानी पड़ेगी। ये हम थोड़ी आगे तक लिया। अब देखना, इसके अंदर हम इसको एंगल 1 पुट कर रहे हैं, इसको एंगल 2 मान रहे हैं, और ये बाहर की साइड में जो एंगल बनेगा ये एंगल 3 बनेगा। सिमिलरली इधर एंगल 4 मान रहा हूँ मैं, इधर 5 मान लेते हैं, और ये बाहर की साइड में एंगल, ये कौन सा एंगल है, ये एंगल 6 हो गया। ठीक है, एक चीज और देख लेना, हमने बाहर की साइड में एंगल क्यों माना है। इधर देखो, अगर कोई सर्कल है, जैसे मैंने आर्क माना, मैंने जो मेरा सर्कल का आर्क चल रहा है वो चल रहा है ए बी। आर्क कौन सा चल रहा है, ए बी। तो ए बी आर्क पे ही दोनों अपने क्या बनने चाहिए, एंगल बनने चाहिए। अगर ए बी आर्क पे एंगल नहीं बने और अगर हम बी ए आर्क पे एंगल बन रहा है तो वो एंगल काउंट नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे इसलिए माना क्योंकि दोनों ही ए बी आर्क पे बन रहे हैं। जैसे देखो, एक और एंगल सपोज यहाँ पे बन रहा है, तो ये कौन से आर्क का एंगल हो गया, ऊपर की साइड में अगर एंगल बन रहा है तो कौन से साइड का एंगल हो गया, कौन से आर्क का एंगल, ये आर्क बी ए का एंगल हो जाएगा, जो हमारे अभी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे जो एंगल है ना, नीचे की साइड में। ठीक है, ये चीज क्लियर। नाउ प्रूफ, हम ट्राइंगल ले रहे हैं ए ओ सी। इन ट्राइंगल ए ओ सी, 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो ए और सी के अंदर 1 और 2 तो इंटीरियर एंगल हो गया, एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है वो उसके इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा। ठीक है, और ट्रायंगल AOC है ना, हियर OC एंड OA इक्वल होंगे। रीजन है, सर्कल की सारी रेडियस इक्वल होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। देयरफॉर ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है वो ट्राइंगल कौन सा होता है, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जिसकी साइड इक्वल है उसके एंगल भी इक्वल होंगे। सो एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल। ठीक है, अब देखो, मेरे को ACB प्रूव करना, तो ACB में जो दो एंगल बन रहे हैं, एक 2 बन रहा है और एक 5 बन रहा है। तो मेरे को 2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करनी है, मेरे को 1 की जगह मैं 2 रख सकता हूँ। तो इस इक्वेशन में देखना, इसकी जगह 1 की जगह मैंने क्या रख दिया, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 नाम दे सकता हूँ। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली इसी तरह एंगल 4 और एंगल 5 किसके बराबर होएगा, एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी एंगल 6 के बराबर होगा। और एंगल 4 और एंगल 5 भी इक्वल होंगे, क्योंकि BOC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि रेडियस तो इक्वल है। ठीक है, रेडियस इक्वल है यानी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल हो गई। ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल है तो वो आइसोसेलेस होता है। अब मेरे को एंगल 5 चाहिए ना यहाँ पे, तो मैं एंगल 4 की जगह एंगल 5 रख दूँगा।
एंगल 5 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। तो ये बना ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ये मेरी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब दोनों को ऐड करना पड़ेगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करा तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 6 मिला। दोनों में 2 कॉमन ले लो। एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। 2 और 5 मिलके क्या बन रहा है? ए सी बी बन रहा है। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 3 और 6 मिलके ए ओ बी बन रहा है। एंगल ए ओ बी, यही तो हमको प्रूव करना था। ये देखो, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रपेजियम ए बी सी डी, एक ट्रपेजियम लेना है ए बी सी डी जिसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं आपस में ओ पे, और ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के। तो शो करना हमको कि साइड्स प्रोपोर्शनल है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए भी डायग्राम क्रिएट करना पड़ेगा। ए बी सी डी एक ट्रपेजियम है। ये ए बी सी डी एक ट्रपेजियम आ गया जिसके डायगोनल्स यानी ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ। जिसके जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी वो एक पॉइंट है ओ, उस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो गिवन क्या हो गया हमको? ए बी सी डी इज अ ट्रपेजियम। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमको? ए ओ, टू प्रूव क्या करना है? ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में डी ओ। तो ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन में डी, ये प्रूव करना है। अब देखो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ओ ई हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। ड्रॉ a line OE parallel to AB and CD, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। ठीक है, तो हमने पैरेलल लाइंस क्रिएट कर दी। प्रूफ दो मेथड बताऊंगा। फर्स्ट मेथड देखो क्या है। जब हमको बीपीटी थ्योरम से लगा के करना पड़ेगा, एक तो ये मेथड है और एक सेकंड मेथड और है। पहले मैं फर्स्ट मेथड की बात कर रहा हूँ, बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम मेथड से। जब हमको बीपीटी मेथड लगाना पड़ेगा तो कैसे करेंगे? देखो ट्राइंगल लेना है, तो एक बार हमने ट्राइंगल क्या ले लिया? इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी क्या है? ओ ई जो है वो पैरेलल है किसके? ए बी के। ठीक है,
बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से पैरेलल हो गई। तो AO अपॉन में CO is equals to DE अपॉन में AE। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का रूल पता है ना, जब लाइंस पैरेलल होती है तो वो लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करता है बाय BPT। मैं कल की वीडियो में BPT थ्योरम भी करा दूंगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सिमिलरली अब ट्राइंगल लिया मैंने BADB, इन ट्राइंगल ADB OE पैरेलल है किसके, AB के भी पैरेलल है। देखो यहाँ पे AB और CD लिखा था कि यहाँ पे AC आ रहा था, अब यहाँ पे AB आ रहा तो OE पैरेलल टू AB भी लिख सकते हैं। तो जब OE AB के पैरेलल है तो BO अपॉन में OD, BO अपॉन में OD बोल लो या DO बोल लो, इज इक्वल्स टू DE अपॉन में A ही हो जाएगा बाय BPT। ये इक्वेशन सेकेंड होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से हमको क्या मिला, ये दो इक्वल तो ये दो भी इक्वल, AO अपॉन में CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन में DO। अब भी सेम नहीं आ रहे तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई AO इंटू DO इज इक्वल्स टू BO इंटू CO। BO हमको नीचे चाहिए तो BO को इधर लियो, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, CO उधर ही रखा, DO उधर ले जाओ, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। सेकंड मेथड देखो, जगह नहीं है साइड में करा देते। सेकंड मेथड, ट्राइंगल लेना है अपन को, अपन एक ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ये दो ट्राइंगल लिए, एक तो AOB लिया और एक COD लिया। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है। उसी तरह एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होएगा, सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देयरफॉर ट्राइंगल्स AOB जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल COD के बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो लाइंस क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो AO अपॉन में BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन में DO बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ये सेकंड मेथड है। अगर क्वेश्चन में बाय BPT बोल दे तो तुमको ऐसे करना पड़ेगा पूरा, और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले तो तुम ये मेथड भी लगाओगे तो भी तुम्हारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ये हमारा चैप्टर 9 का क्वेश्चन है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड इन व्हाट रेशो, विच रेशो निकालना है। तो चैप्टर 9 में हमने 2 फार्मूलाज स्टडी करें, तो रेशो वाला फार्मूला हमको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा।
डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -1 1 एंड 5 एंड 7। तो -1 1 एंड 5 7, इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो। इसको x1 y1 और इसको एक को x2 y2 मान लिया। नाउ x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इक्वेशन में रखने से पहले, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे तो x की जगह y आ जाएगा, ठीक है। अब x एज इट इज रखा, m1 हमको नहीं पता, रेशो नहीं गिवन है, x2 हमारे पास में 5 है प्लस m2 हमको नहीं पता, x1 हमारे पास में -1 है अपॉन में m1 प्लस m2। y में m1 नहीं पता, y2 कितना है 7 है, m2 नहीं पता, y1 कितना है 1 है अपॉन में m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5m1 प्लस माइनस का 1m2 लिखो या m2 लिखो एक ही बात है, m1 प्लस m2। इसी तरह y की वैल्यू कितनी आ गई 7m1 प्लस 1m2 बोलो या m2 बोलो एक ही चीज़ होती है अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है। अब x और y की वैल्यू हमको मिल गई, तो अब हम इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे जिससे हम हमारा रेशो निकाल सकें। नाउ इक्वेशन देखो हमारे पास में है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो x की जगह हम रखेंगे 5m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2, प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर y की वैल्यू रखेंगे 7m1 प्लस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 4। ये हमने इक्वेशन में वैल्यूज़ पुटअप कर दी। वैल्यूज़ पुटअप करने के बाद में क्या हुआ, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लिया हमने m1 प्लस m2, ऊपर आ गया 5m1 माइनस m2 प्लस 7m1 प्लस का m2 इज इक्वल्स टू में 4, माइनस का m2 प्लस का m2 कैंसिल हो गए, 7 और 5 हो गए यहाँ पे, तो हो गया 12m1 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो उधर चला गया 4 इंटू m1 प्लस m2, 4 को मल्टीप्लाई करा तो ये आया 4m1 प्लस 4 को वापस करा तो ये आया 4m2, 12m1 प्लस का 4m1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4m2। 12 में से 4 गए, कितने बचे 8m1 इज इक्वल्स टू में 4m2। अब देखो m1 इधर ही रखो, m2 को इधर लिया, ठीक है। 4 उधर ही रखा, 8 को ही नीचे ले जाओ, कैंसिल करो 1/2, यानी m1 m2 का जो रेशियो आया हमारा कितना आया 1:2 आंसर। ये स्टेप ढंग से करना, यहाँ पे बच्चा गलती कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है प्रूव डेट साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉसेक थीटा। तो हम पहली इक्वेशन जो है हमारा क्वेश्चन है वो हम लिख लेते एक बार वापस से, जो है
जो है हमारा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉसेक थीटा। RHS देखो, RHS में हमको कॉसेक लाना है, कॉसेक यानी जस्ट साइन का उल्टा। तो हम पहले LHS सॉल्व करते हैं। तो LHS सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में तो है नहीं, प्लस या माइनस में होता तो हम एलसीएम लेते ही, कॉमन है नहीं, इसलिए हमको दोनों चीज़ें एलसीएम में चाहिए रहेगी। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये कितना बन गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे तो साइन स्क्वायर बचा प्लस इसको खोलना पड़ेगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर यानी 2 ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू हम जानते क्या होती है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम जानते क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो वो रख दो, हमने ये 1 रख दिया प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे ढंग से सोच के समझने की करने की बात है। 1 और 1 ये तो होगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो इधर 2 कॉमन निकालना है, 2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच गया 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और एक तरफ है साइन थीटा। ये 1 प्लस कॉस कैंसिल हो गया, 2 साइन थीटा। अब साइन थीटा जानते हम क्या होता है 1 अपॉन में कॉसेक थीटा, तो वो लगाएंगे 2 अपॉन में 1 अपॉन में कॉसेक थीटा। कॉसेक को ऊपर भेज दो, यही तो RHS लाना था हमको, इज इक्वल्स टू 2 कॉसेक थीटा, हेंस रूट। नाउ जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्वेश्चन आते हैं 6 मार्क्स के अंदर, 3 मार्क्स के, तो अपन सेकंड क्वेश्चन के साथ अब आए। सेकंड क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो दोनों में साइन कॉमन निकाल लें, अंदर क्या बच गया 1 माइनस 2, साइन क्यूब से साइन गया तो कितना बच गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, इसके अंदर हम कॉस कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखो 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके 1 बनता है, तो 1 की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पे कॉस थीटा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 की जगह वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करा है हमने। साइन थीटा प्लस का साइन माइनस का 2 साइन कितना बच गया, हाँ माइनस का साइन स्क्वायर बच गया
इसी तरह नीचे देखो कॉस थीटा ही यहाँ पे तो देखो 2 कॉस स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस, इसको खोल लो देखो ब्रैकेट को पहले, तो ये तो आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर प्लस माइनस का कॉस स्क्वायर प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ ब्रैकेट खोला है मैंने, मेन स्टेप अब आएगा। इसी तरह ये कॉस थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर, प्लस का कॉस स्क्वायर बच जाएगा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, कैंसिल कर दो। क्या बच गया हमारे पास में, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा भी होता है वो, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। प्रूव्ड। नेक्स्ट ग्राफ का क्वेश्चन है, ये तुम्हारा चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन ग्राफ का क्वेश्चन है। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सॉल्व द linear pair of equations graphically and find the coordinates of that point where the lines representing them cuts the y-axis 3x plus 2y is equals to 12 and 5x minus 2y is equals to 4। देखो मैं ग्राफ के आज तुम्हें दो मेथड बताने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड जो सब लोग ही करा रहे हैं, फर्स्ट मेथड क्या है वो देखते हैं। पहले हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू में 12 और एक तरफ लिखेंगे 5x माइनस 2y इज इक्वल्स टू में 4। अब 3x इधर ही रखा, 12 प्लस का 2 उधर ले गया तो हमें बच गया माइनस का 2y। x की वैल्यू आ गई ये। उसी तरह हम इधर करेंगे, 5x इधर ही रखा, 4 माइनस का 2y उधर ले गया तो ये बन गया प्लस का 2y और x आ गया 4 प्लस का 2y अपॉन में 5। अब हमको टेबल बनानी है। तुम दो तो निकाल ही सकते हो, दो मैं 3 तुमको सॉल्यूशंस निकला रहा हूँ और चाहो तो 4 भी निकालो तो भी चलेगा। मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 3 या 4, ठीक है। अब देखो मेरे को यहाँ पे y की जगह पे ऐसा नंबर रखना है, पुट y इज इक्वल्स टू, जिसके बाद में इसको कैंसिल करूँ ना तो वो 3 से पूरा पूरा चला जाए, पॉइंटों में नहीं आए। अब जैसे अगर 1 रखता हूँ तो 2 1 ज़ा 2, 12 माइनस 2 यानी 10 अपॉन में 10 3 से जाता है क्या, नहीं जाता है। इसीलिए अगर मैं y को 0 रख देता हूँ तो 2 0 सा 0 हो जाएगा, 12 में 0 का 12 अपॉन में 3, 12 3 की टेबल से पूरा का पूरा चला जाएगा। तो मेरे को y को 0 रखना पड़ेगा। तो जब मैंने y को 0 रखा तो x मेरे को 4 मिलेगा। 3 में से 0 का 0, 3 0 सा 0 है ना, 3 0 सा 0, तो 12 माइनस 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12 अपॉन में 3 करा तो हमको कितना मिल गया, 4। मल्टीप्लाई या डिवाइड करते ना 0 से तो 0 आएगा और प्लस या माइनस करेंगे तो वही का वही नंबर वापस आता है। तो देखो y को मैंने जब 0 रखा तो x मेरे को कितना मिला, 4। अब देखो अगर ये नंबर दिमाग में लाना है तो अब इसके अंदर हमेशा ये वाला नंबर प्लस करते हुए चलो या माइनस करते हुए चलो तो आंसर आ जाएगा। अब जैसे मैं 0 में 3 जोड़ रहा हूँ तो 3 आ गया, y को मैंने इस बार 3 रखा।
12 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 3 करा तो 12 में से 9 गए तो 3 अपॉन में 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब y को 3 रखा तो x कितना आया, 1 आया। अब इसी तरह जब y को 3 में 3 वापस जोड़ दो, ठीक है, तो 6 रख दिया y को मैंने, तो x देखते कितना आता है, 12 माइनस 3 इंटू 6 अपॉन में 3 करा, 6 3 ज़ा 18 अपॉन में 3, डेट इज माइनस का 6, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है तो माइनस का 2 हो गया। तो जब y 6 रखा तो x कितना आया, माइनस का 2। टेबल को देखो, 3 बढ़ा, इधर 3 घटा, फिर वापस 3 बढ़ा तो 3 इधर घट गया, ठीक है। इसी तरह इधर करना, इक्वेशन ये है, 5 से नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो ऐसा हम क्या रखें, 0 रखूँगा तो नहीं जाएगा, 1 रखूँगा तो नहीं जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, हाँ तो 3 रखूँगा तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 4 10 जाता है 5 से, तो मेरे को y क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो x मेरे को मिल जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन में 5, कितना आ गया, 2, ठीक है। तो y जब मैंने 3 रखा तो x मेरे को कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब एक नंबर मिल गया, 3 में 5 जोड़ देंगे तो y को मेरे को कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। तो x देखते हैं अब कितना आता है, 4 प्लस 2 इंटू 8 अपॉन में 5, 20/5 कितना आ गया, 4। जब y 8 रखा तो मेरे पास कितना आ गया, 4। इसी तरह जब y मैं कहता रखूँगा, 5 बढ़े ना, अब 13 तो ला नहीं, माइनस में ले लो एक, क्योंकि 13 लेंगे तो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा। तो माइनस में क्या ले हम ऐसा कि हमारा वो पूरा पूरा 5 से चला जाए, 6 सोचो, लगाओ दिमाग। माइनस का 1 ले सकते हो क्या, लोगे तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा -2 जाएगा ही नहीं, माइनस का 2 लो तो 2 2 ज़ा 4, 2 चला जाएगा, क्योंकि 0 आ जाएगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है। तो देखो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू -2 अपॉन में 5 प्लस माइनस का 4 अपॉन में 5, 0 अपॉन में 5 0। तो जब y मैंने -2 रखा तो x कितना आ गया मेरे पास, 0, ठीक है। अभी बताया था ना मैंने कि भाई अगर नंबर जो है 0 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, बट अगर प्लस या माइनस करेंगे तो आंसर वही का वही रहेगा जो नंबर था।